हेलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ चांस ऑफ occurrence of an event E is called its probability, and it is denoted as PE, probability of E। मतलब अगर जैसे हमने ये बोला कि कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच चल रहा है, तो हमने बोला कि इस मैच में मान लिया इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चल रहा है, तो इस अगर हमने ये बोला कि इंडिया के जीतने के कितने चांस हैं, तो एक तो आंसर हो गया कि हमने बोला कि यार खूब चांस है। अब खूब का मतलब क्या होता है, उसको हम क्वांटिफाई कैसे करें, उसके करस्पॉन्डिंग हम एक नंबर कैसे एसोशिएट करें। तो जैसे मान लिया एक इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहा है, एक मान लिया श्रीलंका और कुछ भी ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रहा है, तो इसमें हमने बोला कि इसमें इंडिया के जीतने के चांस क्या है, और अगर हमने बोला खूब चांस हैं, फिर हमने बोला कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में जो मैच है उसमें ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांस क्या हैं, उसमें हम बोले कि वो भी खूब चांस हैं। तो इन दोनों में कोई पता नहीं लगा ना कि किसके ज़्यादा चांस हैं, तो उसी के लिए वी आर सपोज टू एसोशिएट अ नंबर करस्पॉन्डिंग टू दिस चांस सो दैट वी कैन कंपेयर कि किसके चांस ज़्यादा है जीतने के एंड सो ऑन। तो वही नंबर को एसोशिएट करना, ये ठीक है, उसी को मैथमेटिकली उसको क्वांटिफाई करना इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का क्या है, हम ये बोल सकते हैं मैथमेटिकल क्वांटिफिकेशन ऑफ चांस है इसका, ठीक है। तो इसको यूजली हम पी ई से डिनोट करेंगे। पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी और ई मतलब इवेंट ई का। ये जो नंबर है पी ई, इसको हम 0 से 1 के बीच में ले सकते हैं, मतलब जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 की तरफ जाएंगे उसका मतलब क्या है कि उसके होने के चांस बहुत कम हैं, और 1 की तरफ जाएंगे तो फिर वो सर्टेन हो गया। अगर 1 हो गया तो दैन इट विल बी कॉल्ड श्योर इवेंट, मतलब वो पक्का होगा ही होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी 1। तो वैसे थियोरेटिकली दुनिया में नथिंग इज श्योर, बट मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं, ठीक है। पी ई विल बी अ रियल नंबर which will belongs to the interval 0 to 1. Second, if PE is equals to 0, then E is called impossible event, मतलब वो होगा ही नहीं। And if PE is equals to 1, then E is called श्योर इवेंट, मतलब वो डेफिनेटली होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब क्या है कि श्योर शॉट होगा, ये मैथमेटिकली हो गया। थर्ड पॉइंट, इफ एन experiment is conducted, then the possible outcomes are called
सैम्पल पॉइंट्स। ठीक है, अगर मान लिया हमने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं कि हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कुछ परफॉर्म कर रहे हैं केमिस्ट्री वाला कि जिसमें हमने एक मिक्सचर को दूसरे में डाला, ऐसा कुछ नहीं। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि कुछ भी हमने काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल डाई रोल किया, वो भी हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। या फिर हमारे पास एक जैसे होते हैं पैक ऑफ कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से हमने कार्ड निकाला तो उसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो उसके जो जो भी आउटकम हो सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल पॉइंट्स। तो अगर मान लिया 5 तरह के आउटकम हो सकते हैं तो हम बोलेंगे इसके 5 सैम्पल पॉइंट्स हैं। आउटकम किसको बोलना है ये भी काफ़ी सब्जेक्टिव है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक डाई रोल किया तो एक तो मैं बोल सकता हूँ आउटकम इज़ 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम है, ये भी चलेगा। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि आउटकम इज़ इवन और आउटकम इज़ ऑड। तो मैं बोलूँगा 2 तरह के आउटकम है, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, ये भी चलेगा। या फिर हम बोलेंगे आउटकम 10 से छोटा है, आउटकम 10 से बड़ा है, ये 2 भी चलेगा। अब 10 से बड़ा मेरे को पता है नहीं आ सकता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके होने की प्रॉबिलिटी 0 होगी, ये ठीक है। बट हम आउटकम तो ऐसे बना ही सकते हैं, ठीक है। तो आउटकम्स को हम क्या बोलेंगे, सैम्पल पॉइंट। और सैम्पल पॉइंट मतलब जैसा मैंने बोला ना कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, सेम ही एक्सपेरिमेंट में हम डिफरेंट टाइप के सैम्पल पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड देन द पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड सैम्पल पॉइंट्स एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल sample points is called collection of all sample point is called sample space. Collection of all sample points is called sample space. For example, if a die is rolled, then outcomes can be defined as 1 2 3 4 5 or 6, and in this case sample space is defined as 6. This set, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस। नोट दैट इन अबव केस वी कैन also define sample points as even or odd। ये ठीक है, कितने हो गए, 2 सैम्पल पॉइंट्स। एंड इन दिस केस sample space will be, मतलब एक आउटकम हो गया इवन और दूसरा आउटकम क्या हो गया, ऑड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। A collection of sample points is called an event. A collection of sample points is called event। इसने ये नहीं बोला कि all sample points नहीं बोला गया, ठीक है। तो for example in above case we can define an
इवेंट एज, मतलब ऊपर वाले केस में हम एक इवेंट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 2 3 5, ये ठीक है, ये एक इवेंट हो गया। और इसको अगर लैंग्वेज में बोलना चाहें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटकम इज़ प्राइम। तो अगर प्राइम है तो 2 3 या 5 इनमें से एक नंबर होगा। ये हो गया हमारा सैंपल पॉइंट। फिर फिफ्थ, अगर हमने एक इवेंट डिफाइन किया तो जिसके अंदर सिंपल सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसको हम सिंपल इवेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या है कि जिसमें इवेंट्स का कोई एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशन आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि एक इवेंट E1 है, दूसरा इवेंट E2 है, तो E1 और E2 का यूनियन, E1 और E2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट्स। तो ये सब ऑफ कोर्स डेफिनेशन जेई में ये वाला नहीं पूछा जाएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है, इक्वली लाइकली। टू आउटकम्स और इवेंट्स are called equi probable or equally likely if, मैं इक्वली लाइकली या इक्वी प्रोबेबल के लिए कोई मैथमेटिशियन होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिंपल इंग्लिश से ही हमें समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। इक्वी लाइकली मतलब जिसके होने का चांस बराबर हो। तो अगर मैंने एक डाई रोल किया और डाई जो है वो फेयर डाई है, फेयर डाई का मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट बाइस्ड, सबके आने के चांस बराबर हैं, तो उस डाई पे आउटकम 5 आएगा या आउटकम 6 आएगा, ये दोनों इक्वी प्रोबेबल हैं या इक्वली लाइकली हैं। तो 2 आउटकम्स आर कॉल्ड इक्वी प्रोबेबल और इक्वी लाइकली इफ देयर chance of occurrence is same. If their chance of occurrence is same, ठीक है। For example, if a fair die is rolled, then outcome 3 and outcome 4 are equally likely. 5 points. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है? Two events are called disjoint or incompatible, ठीक है। if disjoint or incompatible or म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम बार बार ME इससे डिनोट करेंगे। टू इवेंट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट और इनकम्पैटिबल और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली।
मतलब अगर वो दोनों इवेंट एक साथ ना हो पाए तो दे विल बी कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, मतलब अगर एक हो गया तो दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ ए डाई इज रोल्ड देन डिफाइंड events even as outcome is even, E2 as outcome is prime and E3 as outcome is odd। तो अगर odd है तो क्या क्या हो जाएगा 1 3 5, अगर प्राइम है तो क्या हो जाएगा 2 3 5, और अगर इवन है तो फिर क्या हो जाएगा 2 4 6। तो इसमें देखो E1 और E2 मतलब आउटकम इज़ प्राइम और आउटकम इज़ इसके बीच में, आउटकम इज़ इवन के बीच में दो कॉमन है। तो अगर आउटकम दो हो गया तो हम ये बोलेंगे E2 भी हो गया और E1 भी हो गया। तो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E1 and E2 are not mutually exclusive। ठीक है, ऐसे अगर हम बोलें E2 and E3, इसमें और इसमें 3 और 5 दिख रहा है कॉमन है, तो अगर 3 आ जाए या 5 आ जाए तो दोनों इवेंट एक साथ हो जाएगा, तो दे आर ऑल्सो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, और अगर हम बोलें E1 and E3, E1 and E3 are mutually exclusive। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि अगर आउटकम मान लिया इवन आ गया तो मेरे को पता है ऑड तो हो ही नहीं सकता, तो या तो इवन ही आएगा या ऑड आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है। ये हो गया 6th पॉइंट। अब 7th पॉइंट, two events are called independent if occurrence or non-occurrence of one does not affect chance of occurrence of other। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वापस नाम से ही पता लग जाएगा कि एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब पहला इवेंट हुआ तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी, मान लिया एक इवेंट E1 और E2 है, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो मान लिया E1 की प्रोबेबिलिटी कुछ भी 1/7 है। ठीक है, अब किसी ने मेरे को ये बताया कि E2 भी हो गया तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब कि उस उधर कुछ भी होता रहे, E2 के साथ कुछ भी होता रहे, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो दैट विल रिमेन 1/7। ठीक है, तो इसको देखो आगे चल के ये एज ए टॉपिक, मतलब हम दोनों टॉपिक आज आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर हमने डिफरेंट सैम्पल स्पेस लिया, मान लिया एक हमने कार्ड ड्रॉ किया 52 प्लेइंग कार्ड से और उसमें हमने इवेंट ए को डिफाइन किया कि आउटकम इज़ इक्का एस। दूसरा हमने एक डाई रोल किया, वहाँ पे हमने दूसरे इवेंट बी को डिफाइन किया कि आउटकम इज़ 5। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे इक्का आए या ना आए, डाइस पे 5 आने पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहाँ पे इक्का आ जाए तो भी यहाँ पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, वहाँ पे इक्का ना आए तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। और हमें ये पता ही नहीं है कि वहाँ पे इक्का आया या नहीं आया तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अच्छा एक ही सैम्पल स्पेस के अंदर जैसे E1 और E2 है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो इतना इजी नहीं है। उसके लिए हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। मतलब उसको इंट्यूटिवली नहीं बता सकते, उसको हम कैलकुलेशन के बाद बता सकते हैं।
तो वो कैसे बताएंगे, वो आगे चल के पढ़ाया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ a card is drawn from 52 playing cards, then define event even as outcome being is, ठीक है, and let a die is rolled and define event E2 as outcome being 4, then E1 and E2 will be independent events। ठीक है, मतलब एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये हो गया 7 पॉइंट। अब आ जाते हैं 8 पॉइंट पे। अ सेट ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव, मतलब बोलेंगे सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, इफ देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस, ठीक है, दैट इज सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स will cover entire ऐसे बोल देते हैं all sample points। will cover all sample points। ठीक है, मतलब कोई भी सैम्पल पॉइंट बचा नहीं चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लिया हमने लिया E1, इफ़ ए डाई इज़ रोल्ड, देन मान लिया हमने E1 लिया कि आउटकम इवन है 2 4 6, E2 लिया तो आउटकम प्राइम है 2 3 5, और E3 लिया कि आउटकम ऑड है 1 3 5। तो अगर मैंने बोला कि E1 एंड E2 सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है क्या, ये दोनों मिलके क्या सारे सैंपल पॉइंट कवर हो गए? 1 तो आया ही नहीं कहीं, तो ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि E1 एंड E3, तो E1 एंड E3 ये दोनों मिलके सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ऑड उधर कवर हो गए, इवन इधर कवर हो गए, कुछ बचा ही नहीं। तो अगर सारे पॉइंट कवर हो गए तो ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। फिर E2 एंड E3, इन दोनों में 1 2 3 4 नहीं आया, तो ये भी नहीं है। अगर मैं बोलूँ E1, E2 एंड E3 इस सेट को बोलें, तो ऑफ कोर्स ये भी होगा।
अगर दो इवेंट सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गया, उसके बाद हमने उसमें कोई भी इवेंट ऐड किया तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर दो इवेंट्स जो है वो मिलके सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गया तो उन्हीं दोनों ने सारे सैम्पल पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हमने कोई एक्स्ट्रा इवेंट्स उसमें ऐड किया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कवर तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो वो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स फिर भी रहेगा। ठीक है। बट अगर एक सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स दे रखा है, जैसे मान लिया ये दे रखा है, इसमें से एक हमने इवेंट निकाल लिया, तो जो बचा हुआ सेट है वो एग्जॉस्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि अगर मैंने एक इवेंट ऐसा निकाल लिया कि एक पर्टिकुलर सैम्पल पॉइंट उसी के अंदर आ रहा था, बाकी किसी में नहीं आ रहा था, तो वो सैम्पल पॉइंट अब मिस हो जाएगा बचे हुए इवेंट के सेट में, तो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं रहेगा। और अगर मान लिया जो हमने इवेंट्स निकाला उसमें सारे जो सैम्पल पॉइंट हैं वो रेपिटेटिव ही थे बाकियों के अंदर, तो फिर उसको बाहर निकालने से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इस वाले केस में अगर मैं मान लिया E2 हटा दूँ इसमें से, तो जो बचा हुआ सेट है E1 और E3 का वो स्टिल सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अगर मैंने E3 हटा दिया, E3 निकाल लिया बाहर, तो जो बचा हुआ सेट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। ये मेरे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इक्वी लाइकली पढ़ लिया, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स पढ़ लिया, और उसके बाद इंडिपेंडेंट पढ़ लिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ लिया। बस अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है। अब हम पढ़ते हैं डेफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। या इसको बोलते हैं क्लासिकल डेफिनीशन, क्लासिकल डेफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इफ an experiment can result in total P plus Q equally likely outcomes out of which P favors, out of which exactly P favors the occurrence of event E, then PE will be equals to P upon P plus Q. Then probability of occurrence of E, PE will be equals to this, that is equals to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए ये जो सैम्पल पॉइंट्स हैं जिनको हम गिन के न्यूमरेटर में रख रहे हैं और टोटल को डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, वो सारे इक्वली लाइकली होने चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इक्वली लाइकली हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो नोट N1 to apply above formula, all the outcomes, ये ठीक है, या सैम्पल पॉइंट्स
मस्ट बी इक्वली लाइकली और इक्वी प्रॉबेबल। पहला तो ये हो गया। नोट 2, odds in favor of E are defined as P is to Q। मतलब प्रॉबिलिटी तो एक चीज़ हो गया, P अपॉन P प्लस Q, मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं ऑड्स इन फेवर। तो अगर मैंने बोला कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ई क्या है, उसका मतलब क्या है कि फेवरेबल वर्सेस अनफेवरेबल, ये रेशो बताना है मेरे को। तो फेवरेबल वर्सेस टोटल नहीं है, मतलब पी अपॉन पी प्लस क्यू नहीं, पी इज टू क्यू बताना है, ठीक है। और एक टर्म और है एंड दैट इज ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ई आर डिफाइंड एज Q इज टू P। सही है। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि ये वाली चीज़ इतने वोट्स वर्सेस इतने वोट से मतलब पास हो गया पार्लियामेंट वगैरह में, तो वैसे ही अगर इन फेवर बोला तो पहले फेवरेबल फिर अनफेवरेबल, अगेंस्ट बोला तो पहले अनफेवरेबल वर्सेस फेवरेबल, ऐसे आएगा। ये तो कुछ भी नहीं, दो टर्म्स हैं एंड ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। इसके बाद प्रोबेबिलिटी में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो कुछ बच्चों का जो परसेप्शन गलत बनता है वो कैसे बनता है कि वो सिंपली ये करेंगे ये काम करने के इतने तरीके और फिर टोटल नंबर ऑफ तरीके इतने और इसलिए प्रोबेबिलिटी विल बी दिस। बट ये वाला चीज़ लगाने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, विच आई हैव ऑलरेडी सेड 2-3 टाइम्स, एंड दैट इज़ कि वो जो नंबर ऑफ वेज हम काउंट कर रहे हैं ये, ठीक है, वो इक्वली लाइकली होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने डाई रोल किया, अब मैंने बोला कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, फेयर डाई है कि आउटकम इज़ 5, तो आंसर विल बी 1/6 बिकॉज देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम विच आर इक्वली लाइकली। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है एंड ऐसे करके 6 तक आ सकता है। और अगर उसमें से 5 हमारा फेवरेबल है तो 1/6 ऐसे करके प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। अब इसमें अगर कोई बच्चा ये बोले कि मैं तो 2 सैम्पल पॉइंट लेता हूँ कि या तो 5 आएगा या 5 नहीं आएगा, तो क्या हम ले सकते हैं? आंसर इज़ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। सैम्पल पॉइंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि अब 5 के आने के लिए इन दो में से एक फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। तो ये लॉजिक गलत हो गया। ये लॉजिक गलत क्यों हो गया? क्योंकि जो हमने 2 सैम्पल पॉइंट लिए हैं दे आर नॉट इक्वली लाइकली। अगर मैंने बोला कि या तो 5 आएगा या 5 नहीं आएगा, तो 5 का आना एंड 5 का नहीं आना आर नॉट इक्वली लाइकली, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। अब थोड़ा सा भी हम दिमाग पे जोर डालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अगर ऐसे होता तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही ख़त्म हो गया होता। हम दुनिया में हर इवेंट के लिए बोलते कि या तो ये होगा या नहीं होगा, तो हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाती। तो ऐसे करके ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, फेयर डाई के केस में अगर मैं बोलूँ कि आउटकम इवन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम एक तरीका तो ये बोल सकते हैं कि सैम्पल पॉइंट 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से जो 2 4 6 है ये फेवर कर रहा है आउटकम के इवन आने के लिए, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो गया, तो 3/6, इसलिए प्रोबेबिलिटी हाफ हो गया। एक तरीका ये हो गया बोलने का, ठीक है। दूसरा तरीका हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि या तो आउटकम इवन होगा या आउटकम इवन नहीं होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी हाफ हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में ये वाली लाइन ऑफ रीजनिंग चल जाएगी। क्यों? क्योंकि आउटकम का इवन आना और आउटकम का इवन नहीं आना इज़ इक्वली लाइकली। इवन नहीं तो ऑड होगा, ठीक है।
दोनों इक्वली लाइकली है। तो इस बार अगर मैं बोला कि इवन आने की प्रॉबिलिटी 1/2 इसलिए हो गया, तो दैट विल डू। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने क्या स्ट्रेस दे के समझाने की कोशिश की कि जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसमें इक्वली लाइकली होने चाहिए, तभी हम ऐसे करेंगे। एक और बहुत छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन अभी हम करेंगे इसके बेसिस पे। अगर मैंने बोला कि एक नंबर लिया और उसका स्क्वायर जो है वो 1 में ख़त्म हो रहा है, ये ठीक है, एक नंबर उठाया, मान लिया नेचुरल नंबर, और या हम 1 से 10 तक ले लेते हैं। मान लिया मैंने 1 से 10 तक एक नंबर उठाया, उसका स्क्वायर मैंने किया, और जो स्क्वायर आया उसका यूनिट डिजिट 1 है। तो मैंने पूछा कि इस नंबर के मतलब यूनिट डिजिट 1 हो, इस बात की प्रॉबिलिटी क्या है। तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग होगा कि मैं बोलूँ कि यार यूनिट डिजिट या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 0 होगा, ऐसे करके 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 1 होगा, इसकी प्रॉबिलिटी 1/10 है। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मैं स्क्वायर करूं तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं आएगा। तो 2 तो आ ही नहीं सकता, तो हमने टोटल नंबर ऑफ केसेस में तो 2 को भी गिन लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर नहीं आएगा, बस ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए सिंपली काउंट नहीं कर सकते, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ आ रही है वो इक्वली लाइकली है या नहीं है। देखो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो गया कि जब हम पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो नंबर ऑफ वेज की तरफ से हम ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, बट प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ वेज नहीं है। इसको हम अगर सोचें कि एक एक्सपेरिमेंट हमने कई बार किया, तो जो हमारा जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो किस फ्रीक्वेंसी से होगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। इस बात का मतलब क्या है, देखो इसको सिंपलेस्ट एग्जांपल में हम ऐसे समझा सकते हैं कि मान लिया एक बॉक्स है और उसके अंदर 5 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स है एंड से 7 आइडेंटिकल, ये ठीक है, एक ग्रीन बॉल्स है मान लिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसमें से एक बॉल निकाला, तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक बच्चा आंसर बोल सकता है 2, कि या तो वाइट होगा और ग्रीन होगा, या फिर ग्रीन होगा। और बिकॉज आइडेंटिकल बोल रखा है, तो कौन सा वाइट होगा, दिस इज इमटेरियल, बिकॉज सारे वाइट एक जैसे हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काइंड ऑफ चल जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लिया मैं बोलूँ कि इसमें से हमने एक बॉल निकाला, वो बॉल वाइट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे आंसर किया कि या तो वाइट होगा और या फिर ग्रीन होगा, तो टोटल केस 2 हो गए और फेवरेबल केस 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हाफ हो गया। तो मेरे को ये लिखते ही समझना चाहिए ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। इस क्वेश्चन में वो इन 5 बॉल को आइडेंटिकल बोले या डिफरेंट बोले, उससे प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोबेबिलिटी में वो डिफरेंट ही ट्रीट होगा। क्यों ट्रीट होगा, तुम तो इसको ऐसे देखो, एक बॉक्स रखा है, ठीक है, बॉक्स के अंदर 5 आइडेंटिकल वाइट बॉल है, 7 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल है। मैंने इस बॉक्स में हाथ डाल के एक बॉल बाहर निकाला, तो बाहर निकलने के लिए बॉल्स जो हैं वो आपस में कॉम्पीट कर रहा है कि दे आर टोटल 12 बॉल्स, तो एक बॉल को बाहर आने के लिए बाकी 11 बॉल्स के साथ कम्पीट करना है। ठीक है, उस बॉल का कलर क्या है, इस बात से उस बॉल पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब एक बॉल जो बाहर आ रहा है उसके बाहर आने के चांस इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें टोटल कितनी बॉल्स हैं। इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि वो जो टोटल बॉल्स हैं उनके कलर क्या क्या है। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉल मैंने बाहर निकाला, एक पर्टिकुलर बॉल 1 की बात करें, अगर ये B1 से लेके B12 तक है, मतलब जो इंडिविजुअलिटी है हर बॉल का वो मैटर करता है, उसका कलर मैटर ही नहीं करता। तो इस तरह के क्वेश्चन में भले ही वो आइडेंटिकल बोले, बट बॉल 1 का बाहर निकलना और बॉल 2 का बाहर निकलना इक्वली लाइकली है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर। तो जो हम इसमें सैम्पल पॉइंट बनाएंगे वो हम ऐसे बनाएंगे कि B1, B2, B3, B4 ऐसे करके B12 तक है, और अगर एक बॉल बाहर निकालना है तो 12 इक्वली लाइकली केसेस हैं। अब उसमें से अगर मेरे को वाइट बॉल बाहर निकालना है
तो 5 फेवरेबल केसेस हो गए, तो 5/12 विल बी द प्रोबेबिलिटी, इट विल नॉट बी हाफ। ये मेरे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जो हमने बोला कि प्रॉबिलिटी देखो, वैसे पीएनसी प्रोबेबिलिटी एंड क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये 3 चैप्टर हो गया। और अप टू सम एक्सटेंट कुछ बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर से भी डर लगता है। ये 3-4 चैप्टर हो गया कि जो हम बोल सकते हैं थोड़ा सा टफर साइड में, जैसे में हमें अच्छा खासा आईक्यू चाहिए, फ्लेयर चाहिए समझने के लिए चीज़ों को। बट दैट डज नॉट मीन ये मतलब पेपर बनाने वाले को भी पता है। तो यूजुअली यू विल फाइंड के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन स्पेशली मेंस में बहुत ईजी आते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। तो जिस बच्चे को फोबिया हो जाता है वो वहाँ पे इजी मार्क्स लूज़ कर देता है। तो इसलिए मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी मास्टर इन दिस, ये ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आए ना हम बोलेंगे हम कर लेंगे। उस लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ बच्चों में तो जैसे मैंने बोला कि नेचुरल फ्लेयर होता है वो तो कर ही लेंगे, बट कुछ बच्चों को मतलब मैक्सिमम बच्चों को 99.99% बच्चों को मास्टरी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूँ कि हमें अभी इस स्टेज पे जब हम जेई का तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने चाहिए। विज़ उतने एफर्ट हम और बाकी चैप्टर में डालें तो हो सकता है कि हमारे मार्क्स ज़्यादा सिक्योर हो जाएँ एक्चुअल एग्ज़ाम में, ठीक है। हैविंग सेड दैट आई एम नॉट सेइंग कि हमें चैप्टर छोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो और मतलब विद ए फेयरली गुड प्रोबेबिलिटी वो ईजी आएंगे तो ईजी मार्क्स हो गया। तो उन मार्क्स को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन तो मेरे को आने चाहिए। मतलब बेसिक क्वेश्चन तो तुम ये समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के जो जेई मेंस के पेपर में आते हैं वो बोर्ड के लेवल के आसपास ही होता है, ठीक है। बोर्ड के ही क्वेश्चन मान लो तुम उसको, तो उतना मेरे को आना चाहिए फॉर्मूले का एप्लीकेशन, ठीक है। तो जिस बच्चों को डर लगता है वो अपने दिमाग से डर हटा दें, हमें बेसिक क्वेश्चंस करने आने चाहिए। तो अभी हमने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में शुरुआत में जो दिक्कत आएगी उसमें हम माइंड में ये 2 चीज़ ज़रूर रखें। एक वर्ड मैंने बोला फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका तुम ऐसे मानो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि मैंने एक बॉल निकाला फिर वापस रखा, फिर एक बॉल निकाला फिर वापस रखा, ऐसे करके मान लिया मैंने 12 बार एक्सपेरिमेंट किया। तो मैथमेटिकली व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, एक्चुअल में तो ऑफकोर्स ऐसा होगा नहीं कि ऑन एंड एवरेज हर बॉल एक बार बाहर आ जाएगी। तो उसमें वाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिस फ्रीक्वेंसी से मतलब हमने 12 बार एक्सपेरिमेंट किया है कि एक बॉल निकाला वापस रखा, फिर एक बॉल निकाला दूसरा एक्सपेरिमेंट, ऐसे करके। तो इसमें हमारा जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। तो अगर हमने 12 बॉल निकाला तो मैथमेटिकली ऑन एन एवरेज 5 बार वाइट बॉल बाहर आनी चाहिए। तो बस फ्रीक्वेंसी होगी 5/12, टोटल 12 है। तो उसमें कलर डज नॉट मैटर, ये समझा जा रहा है, कलर डज नॉट मैटर, वो फिर डिफरेंट ही ट्रीट होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। कितने नोट्स हो गए थे? 3। तो इसी में आगे चलते हैं। नोट 4, द प्रोबेबिलिटी is calculation of frequency of occurrence of an event if experiment is performed large number of times। मतलब हमने मान लिया 10 करोड़ बार एक्सपेरिमेंट किया मैथमेटिकली, और उसमें से वो इवेंट, जिस इवेंट की हम बात करें, वो इवेंट मान लिया 1 लाख बार हुआ। तो किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है? 1 लाख बटे 10 करोड़, तो वही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और प्रोबेबिलिटी में ऑफ कोर्स ये तो मैंने अभी 2-3 बार एग्जांपल देख के भी बता दिया कि हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम बोलेंगे या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब या तो 5 आएगा या 5 नहीं आएगा, इस तरीके से हम नहीं करेंगे, वरना मोस्ट वाली गलती होगी।
अगर वो इक्वली लाइकली हैं तब तो ठीक है, चल जाएगा, तुक्का चल जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि कहीं कहीं बाई चांस आंसर मैच हो जाएगा, मैक्सिमम जगह गलत होगा। दूसरा, इफ a box contains some identical balls of इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही याद रखा कि अगर बॉक्स के अंदर मान लिया जैसे ये दे रखा है ना, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, उसको हम डिफरेंट ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। फॉर प्रोबेबिलिटी कलर डज नॉट मैटर, ऑल will be considered different। ठीक है, अब क्वेश्चन करना चालू करते हैं। क्वेश्चन 1, लेट ए बैग contains 5 identical white balls and 7 identical black balls, then find number of ways, then find number of ways, first part, then find number of ways नहीं sorry, then find probability of first part, drawing a white ball, if one ball is drawn। तो आंसर, अगर एक बॉल ड्रॉ किया गया है, टोटल 12 बॉल हैं, तो वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट विल बी 5/12, यही आंसर हो गया। In a draw of 3, there should be exactly 2 white balls। सॉल्यूशन, उसने क्या बोला कि 3 बॉल्स को ड्रॉ किया गया और उसमें एग्जैक्टली 2 वाइट बॉल होनी चाहिए, इस बात की क्या प्रॉबिलिटी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि इक्वली लाइकली केसेस कैसे बनाएं, या फिर सैम्पल पॉइंट्स क्या होगा। अगर मैंने 3 बॉल्स ड्रॉ किया तो जो भी हमने बोला था कि कलर को 1 मिनट के लिए हम भूल जाएं, हम तो ये देखेंगे उसके अंदर 12 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो B1 से लेके B12 तक 12 बॉल्स हैं, B1 B2 B3 आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, या B1 B2 B5 आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए सिमेट्री से। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 12C3, ठीक है। सब 12 बॉल्स को हम डिफरेंट ही माने, तो अगर हमने 3 बॉल्स बाहर निकाला तो उसको कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, 12C3। वो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वही बाहर आ सकते हैं, और हर कॉम्बिनेशन इक्वली लाइकली है बाहर आने के लिए। अब इसमें से हम अपने फेवरेबल कॉम्बिनेशन गिन लें, जिसमें 2 वाइट आ रहा है, 2 वाइट आ रहा है तो 1 ब्लैक आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
विल बी 5 में से 2 वाइट और 7 में से 1 ब्लैक डिवाइडेड बाई 12 में से 3 बॉल्स। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए, ये हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हो गए। आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट, ड्राइंग balls of both colors if 5 balls are drawn। मतलब क्वेश्चन ये बेसिकली क्या है, उसने बोला कि उस बैग में से हमने 5 बॉल निकाला है। ठीक है, अब वो 5 बॉल ऐसा भी हो सकता है 5 वाइट हो, 5 ब्लैक हो, इस तरीके से हो सकता है। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस ड्रॉ के अंदर दोनों कलर प्रेजेंट होने चाहिए। ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, 12 बॉल था, उसमें से 5 वाइट और 7 ब्लैक है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हम बाहर निकाल सकते हैं इक्वली लाइकली 5 बॉल्स के, दैट इज़ 12C5। हमने बोला था कि सभी को हम डिफरेंट की तरह ट्रीट करेंगे। 12C5 कॉम्बिनेशंस हो गए विच आर इक्वली लाइकली, जो बाहर आ सकते हैं, मतलब B1 B2 B3 B4 B5 ये बाहर आ सकता है, या B2 B3 B5 B7 एंड B9 ये बाहर आ सकता है। तो ऐसे करके 12C5 कॉम्बिनेशंस कैन कम आउट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से मेरे को वो देखना है कि जो फेवरेबल कौन सा है। तो फेवरेबल में उसने क्या बोला है कि दोनों कलर होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों कलर होने चाहिए। तो देखो इसमें पहली गलती वो नहीं करेंगे। किसी बच्चे के दिमाग में आएगा पहले एक वाइट और एक ब्लैक रख लेते हैं और फिर हम बचे हुए में से 3 बॉल्स और निकाल लेते हैं। उसमें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि हमने जो सिलेक्शन किया है वो एक एक करके किया है। तो जो पहले वाइट बॉल सेलेक्ट हुआ और जो बाद में वाइट बॉल सेलेक्ट हुआ उनके बीच में वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, ऑर्डर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते समय ऑर्डर आ जाता है, तो वो ऑर्डर आ जाएगा, मतलब ओवर काउंटिंग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो वैसे नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक तरीका तो यह है कि हम टोटल में से वो घटा दें जब 5 वाइट आ गया या 5 ब्लैक आ गया। तो टोटल कॉम्बिनेशन तो यही है 12C5 माइनस जब 5 वाइट आ गया 5C5, एक ही केस होगा क्योंकि 5 ही वाइट बॉल हैं, या फिर जब 5 ब्लैक आ गया 7C5। ये आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में उसने बोला कि एटलीस्ट 1 वाइट एंड एटलीस्ट 1 ब्लैक होना चाहिए, तो एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लिया, एग्जैक्टली 1 वाइट एंड 4 ब्लैक। तो 1 वाइट 5C1, 4 ब्लैक 7C4, या फिर मतलब और मतलब समेशन 2 वाइट और 3 ब्लैक, या फिर 3 वाइट एंड 2 ब्लैक, या फिर 4 वाइट एंड 1 ब्लैक डिवाइडेड बाई 12C5। ये दोनों बराबर है। सो दिस विल बी द आंसर। और ये दोनों बराबर हैं, ये हम बाइनोमियल थ्योरम में एक टाइप 4 पढ़ाया गया था, वहाँ से बोल सकते हैं कि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है 5, वहाँ से भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ, देयर आर मोर नंबर ऑफ white balls in the draw of 3। मतलब उसने क्या बोला कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, टोटल 3 बॉल निकाला है, तो टोटल केसेस हो गए 12C3, और उसमें ही वांट्स के ज़्यादा वाइट बॉल निकले। तो ज़्यादा वाइट का मतलब एक तो ये हो सकता है कि तीनों ही वाइट आ जाएं, तो 5C3, या फिर 2 वाइट आ जाएं और 1 ब्लैक आ जाए। बस इसके अगर हमने वाइट को और कम किया तो ब्लैक ज़्यादा हो जाएगा,
यही आंसर हो गया, दिस विल बी द आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया बैग से रिलेटेड, जिसमें हमने ये इलस्ट्रेट किया कि क्वेश्चन में भले ही वो बोले कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, बट हमें आइडेंटिकल नहीं लेना, हमें तो डिफरेंट ही लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। लेट अ पेयर ऑफ फेयर डाइस आर रोल्ड, देन फाइंड the probability of first part getting a doublet, दूसरा getting 7। getting 7 का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला कि getting 7, उसका मतलब क्या है कि जो सम ऑफ आउटकम्स हैं दोनों डाइस के ऊपर वो 7 होना चाहिए। ये ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज सम ऑफ डाइस या सम ऑन डाइस मस्ट बी 7। ठीक है। थर्ड पार्ट, गेटिंग one of the outcomes as 5। fourth, getting at least one prime outcome। सोल्यूशन, अगर हमने पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाई को हमने एक साथ रोल किया है, तो अब भले ही वो डाई आइडेंटिकल हो या डिफरेंट हो, वो हम डिफरेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो पहली डाई पे कितने आउटकम आ सकते हैं? 1 to 6। दूसरे के ऊपर भी 1 to 6 आ सकते हैं। तो टोटल मिला के जो आउटकम है पहले और दूसरे को मिला के, कि पहले पे 1 दूसरे पे 1, ये एक आउटकम हो गया। पहले पे 1 दूसरे पे 2, ये दूसरा आउटकम हो गया। ऐसे करके कितने आउटकम आ सकते हैं? 36, 6 into 6, एंड दीज 36 आउटकम्स विल बी इक्वली लाइकली। तो जो हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा, सैम्पल स्पेस बेसिकली एक सेट ही है जो सारे आउटकम्स को लिस्ट कर रहा है। तो इसमें पहला आउटकम विल बी ऐसे करके ना 1 1, ये एक आउटकम है कि पहले डाइस के ऊपर, पहले डाई के ऊपर भी 1 है, दूसरे के ऊपर भी 1 है। फिर पहले के ऊपर 1 है, दूसरे के ऊपर 2 है, ये दूसरा आउटकम हो गया। फिर पहले के ऊपर 1 है, दूसरे के ऊपर 3 है। ऐसे करते करते लास्ट में इसके ऊपर 6 है और इसके ऊपर 6 है। मैं पहले में 1 को फिक्स रखा और दूसरे को 1 से 6 तक वेरी कराया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर उसके बाद 2 से चालू किया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 से चालू किया, 3 1 3 2। ऐसे करके टोटल 6 6 तक कितने आउटकम्स आ जाएंगे? दीज आर 36 इक्वली लाइकली सैंपल पॉइंट्स। इसमें से अब मेरे को गिनना है कि हमारे लिए फेवरेबल कौन कौन सा है। तो फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर गेटिंग ए डबलेट। डबलेट मतलब बोथ आउटकम सेम, ये ठीक है। तो बोथ आउटकम सेम का मतलब क्या है कि 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है। ऐसे करके कितने फेवरेबल हो सकते हैं? 6, और टोटल कितना है? 36। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/6। ये 6 किसके लिए आ गया? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 या 6 6, ये हो सकता है।
सेकेंड पार्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर गेटिंग 7 सम 7। तो कितने केस काउंट हो जाएंगे? 1 6 फिर 2 5 3 4, ठीक है, 4 3 5 2 एंड 6 1। तो कितने केसेस हो गए? ये भी 6 केसेस हो गए, 6/36। थर्ड पार्ट में गेटिंग एटलीस्ट वन आउटकम एज 5। इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट वन आउटकम एज 5। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि या तो एग्जैक्टली एक 5 आया या एग्जैक्टली 2 5 आया। तो एक तरीका तो है एग्जैक्टली एक 5 का मतलब पहले पे 5 आ गया, एक तरीका दूसरे पे 5 नहीं आया, 5 तरीके, प्लस पहले पे कुछ भी आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए, प्लस पहले पे कुछ भी आ जाए 5 को छोड़ के, फिर दोनों जब 5 5 आ जाए, होल डिवाइडेड बाई 36। तो ये हो गया 5 5 10 और 1 11/36। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं टोटल माइनस नो 5 अपॉन 36। तो टोटल 36 है, माइनस पहले पे भी 5 नहीं आया दूसरे पे भी 5 नहीं आया, तो पहले पे 5 नहीं आया 5 तरीके, दूसरे पे 5 नहीं आया 5 तरीके, अपॉन 36। तो दिस इज 36 माइनस 25 अपॉन 36 विच इज़ 11/36। ये हो गया आंसर। ठीक है, फोर्थ गेटिंग एटलीस्ट वन प्राइम आउटकम। तो ये भी हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है? गेटिंग एटलीस्ट वन प्राइम आउटकम। तो इसको भी वैसे ही करना बेटर है कि टोटल माइनस नो प्राइम। नो प्राइम डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल हो गया 36, मतलब माइनस नो प्राइम। प्राइम कौन सा नहीं होगा? 1 प्राइम नहीं होगा, 4 प्राइम नहीं होगा, 6 प्राइम नहीं होगा। तो पहले वाले पे कोई प्राइम नहीं आया 3, दूसरे वाले पे कोई प्राइम नहीं आया 3 अपॉन 36। तो ये हो गया 36, ये हो गया 9। तो 9 4 3/4 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, फिफ्थ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10। तो 6 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या है? या तो 11 या 12। तो 11 कैसे कैसे आ सकता है? या तो 5 6 आ जाए या 6 5 आ जाए। तो 3/36। ये 3 कहाँ से आया? 5 6 6 5 6 6। अच्छा, ग्रेटर देन 10 बोला है तो ऑफकोर्स 10 काउंट नहीं होगा। 10 से उसने बोला है कि बड़ा होना चाहिए। और मैक्सिमम सम जो है, मैक्सिमम सम ऑफकोर्स 12 आ सकता है। ठीक है, तो 12 के आगे जाएंगे नहीं। और दिस आई नीड नॉट टू से कि अगर मेरे को सम 11 चाहिए तो 7 और 4 11 नहीं ले सकते, क्योंकि डाई पे 7 थोड़ा ना आ जाएगा। तो इसलिए यू विल हैव दीज मैनी केसेस ओनली। फिर आगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 इज कार्ड्स का कर लेते हैं एक। लेट 52 प्लेइंग कार्ड्स आर गिवन, देन
फाइंड द प्रोबेबिलिटी, then find the probability of first part, one drawn card being ace. ace मतलब इक्का। अच्छा, कार्ड में जिसने नहीं पता है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें 4 सूट होते हैं, ठीक है। एक हम बोलते हैं डायमंड, और डायमंड मतलब ये रेड कार्ड होता है, ये ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, 26 रेड कार्ड होता है और 26 ब्लैक होता है, ठीक है। 4 सूट में डायमंड हो गया, फिर हार्ट हो गया, ये भी रेड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्लब हो गया, CLUB क्लब, ये ब्लैक कार्ड होगा ऑफ कोर्स, एंड स्पेड, ये भी ब्लैक कार्ड होगा। जिसको हिंदी में पता है, क्लब होता है मतलब चिड़ी, चिड़ी मतलब कुछ इस तरीके का कार्ड, ये ठीक है। स्पेड मतलब ब्लैक कार्ड कुछ, जिसको हम बोलते हैं हुकुम, हुकुम भी बोलते हैं। हार्ट मतलब लाल पान होता है, मतलब ऐसे करके लाल पान, और डायमंड मतलब ऐसे रेड कार्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईंट, ईंट, ठीक है। हिंदी में अगर किसी को पढ़ना आता है तो ईंट। इतने कार्ड हो गए। अब एक सूट के अंदर देयर विल बी 13 कार्ड्स, ठीक है। उसमें एक तो हो गया इक्का, एस, एक हो गया किंग, एक हो गया क्वीन, एंड एक हो गया जैक। 4 कार्ड तो ये हो गए, एंड 2 3 4 ऐसे लेके 10 तक 9 कार्ड ये हो गए। तो 2 3 4 5 से लेके 10 तक, इनको ऑफ कोर्स हम क्या बोलेंगे, नंबर्ड कार्ड्स। तो हाँ, ये क्या है, नंबर्ड कार्ड्स, ठीक है। जे को हम क्या बोलते हैं, जैक, और नेव, ठीक है। के क्यू जे ये हो गए फेस कार्ड्स, क्योंकि इनके ऊपर फेस होता है, ठीक है। दीज आर फेस कार्ड्स। और ए के क्यू जे ये चारों क्या हो गए, इनको हम बोलते हैं कोर्ट कार्ड्स, ठीक है। और बस इतना ही कार्ड काफ़ी है। हर सूट में यही 13 कार्ड्स होगा, मतलब ये हर सूट की बात करें, 13 कार्ड ईच लिख दिया। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। और थोड़ा बहुत तो सभी ने देखा हो। वन ड्रॉन कार्ड बीइंग एस, सोल्यूशन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 4 इक्के होंगे टोटल, हर जगह एक 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 इक्का होगा, और
टोटल कार्ड कितने 52। तो अगर मैंने एक कार्ड निकाला तो वो 52 टाइप का कार्ड्स हो सकता है, ठीक है। एंड ईच कार्ड इज़ इक्वली लाइकली, इक्का निकलेगा तो उसमें 4 जो हैं वो फेवरेबल कार्ड्स हो जाएंगे। तो इसलिए जो प्रॉबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4/52। यही आंसर हो गया। सेकंड, ड्रॉ ऑफ 2 कंटेन्स फेस कार्ड। सॉल्यूशन, फेस कार्ड मतलब अगर मैंने 2 कार्ड ड्रॉ किए तो पहली बार तो इक्वली लाइकली कार्ड क्या होगा, वापस कार्ड को हम मान सकते हैं C1 C2 C3 से लेकर C52 तक 52 कार्ड्स हैं। एवरी कार्ड का बाहर आना इज इक्वली लाइकली, ठीक है। तो अगर मेरे को 2 कार्ड निकालने हैं तो 2 कार्ड के कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 52C2। 52C2 बेसिकली हमें क्या काउंट करके देगा, C1 C2 भी बाहर आ सकता है, C1 C3 भी आ सकता है, C1 C4 भी आ सकता है, एंड सो ऑन, C1 C52 भी आ सकता है, फिर C2 C3 भी आ सकता है, C2 C4 भी आ सकता है। ऐसे करके टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे इक्वली लाइकली 2 कार्ड्स के बाहर आने के, दैट विल बी 52C2। उनमें से फेवर कौन करेगा, ड्रॉ ऑफ 2 कंटेन्स फेस कार्ड। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हो गए 52C2, और उसने क्या बोला है कि फेस कार्ड आना चाहिए। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली एक फेस कार्ड या एग्जैक्टली दोनों फेस कार्ड, क्योंकि उसने मना तो नहीं किया है। ड्रॉ ऑफ 2, ड्रॉ ऑफ 2 का मतलब कि 2 ड्रॉ किया गया है, कंटेन्स फेस कार्ड मतलब उसके अंदर फेस कार्ड होना चाहिए, बट इसने ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली 1 फेस कार्ड। तो एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फेस कार्ड किसको बोला था, KQJ को, और 4 सूट हैं तो 4 × 3 कितना हो गया 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे और 40 नॉन फेस कार्ड्स हो जाएंगे। तो अगर एग्जैक्टली एक फेस कार्ड आ रहा है तो 12 में से एक फेस कार्ड और बचे हुए 40 में से एक नॉन फेस कार्ड, या फिर 12 या फिर दोनों फेस कार्ड हो जाएं तो 12 में से 2 फेस कार्ड। ये प्रॉबिलिटी हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि टोटल में से अगर दोनों कार्ड नॉन फेस कार्ड आ गए, नॉन फेस कार्ड्स आ गए तो वो अनफेवरेबल है। तो ऐसे भी कर सकते हैं टोटल 52C2 माइनस दोनों नॉन फेस कार्ड होल डिवाइडेड बाई 52C2, ये आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अ ड्रॉ ऑफ 3 कंटेन्स 2 ब्लैक कार्ड्स एग्जैक्टली। तो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर। अब तुम देखो इक्वली लाइकली केसेस तो हम ऐसे ही बनाएंगे, 52 में से अगर 3 कार्ड सेलेक्ट किया तो 52C3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे एंड ईच कॉम्बिनेशन विल बी इक्वली लाइकली। तो 52C3 तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ गए। अब हमें क्या चाहिए कि इसमें एग्जैक्टली 2 ब्लैक कार्ड होने चाहिए, तो ऑफ कोर्स एक रेड कार्ड होने चाहिए। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, तो उनमें से हमने 2 कार्ड सेलेक्ट किए इनटू रेड कार्ड भी 26, उसमें से हमने एक कार्ड सेलेक्ट किया। तो 26C2 इंटू 26C1 ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट हो गया a draw of 2 contains red card as well as an ace। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 2 कार्ड ड्रॉ करने
तो 52C2। अब उसने क्या बोला कि इसके अंदर वो जो दो ड्रॉ है उसके अंदर एक रेड कार्ड होना चाहिए एंड इक्का भी होना चाहिए। अब इसने ये नहीं बोला कि पहला कार्ड रेड कार्ड होना चाहिए, दूसरा इक्का होना चाहिए, ऐसा तो बोला ही नहीं इसने तो बोला कि जो भी दो ड्रॉ हैं उसमें हमें एक इक्का भी नज़र आना चाहिए एंड एक रेड कार्ड भी नज़र आना चाहिए। एक रेड कार्ड का मतलब ये मतलब कंटेन्स अ ड्रॉ ऑफ टू कंटेन्स रेड कार्ड। हाँ, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि एग्जैक्टली एक रेड कार्ड, दोनों रेड कार्ड हो गया तो भी चलेगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं कलर की तरफ से बनाएं तो ऐसे हो सकता है कि ये भी रेड एंड दूसरा भी रेड, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक रेड और एक ब्लैक, ऐसा हो सकता है। पहला केस तो ये हो गया। अब अगर दोनों रेड है, ठीक है, हमें एक इक्का चाहिए, तो हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि या तो एग्जैक्टली एक इक्का आ जाए, एक इक्का और एक नॉन इक्का, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों इक्के आ जाए। ठीक है, रेड और ब्लैक में भी यही चीज़, या तो एक इक्का आ जाए और दूसरा नॉन इक्का। बट इसमें क्या है कि रेड और ब्लैक अलग अलग हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ इक्का आ जाए, यहाँ नॉन इक्का आ जाए, या फिर रेड ब्लैक दोनों इक्के आ जाए। इतने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हम ऐसे काउंट कर लेते हैं, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हैं एंड फेवरेबल है। मतलब अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, इनमें से एक ही हो सकता है, तो सिंपली जोड़ सकते हैं। तो पहला केस कौन सा है कि एक रेड का इक्का लिया और दूसरा रेड का नॉन इक्का लिया। अब रेड के कितने इक्के अवेलेबल होंगे? दो, तो उनमें से एक इक्का लिया, और नॉन इक्के कितने होंगे? 24, उसमें से एक कार्ड लिया। ये हो गया सबसे पहला। फिर दूसरा, दो इक्के उठाने हैं रेड के, तो 2C2, दो इक्के हैं वो उठा लिए हमने, ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें रेड का इक्का 2C1 एंड, मतलब इन दोनों के बीच में एंड लिखा है, इन दोनों के बीच में एंड लिखा है। अब ये दोनों ही रेड रेड के इक्के हैं, तो एक एक करके नहीं उठाएंगे क्योंकि ये एक जैसी चीज़ है। यहाँ तो देखो इसका नंबर ऑफ वेज ये हो गया, इसका नंबर ऑफ वेज ये हो गया। यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ 2C1 और फिर हम लिखें 1C1, तो उससे क्या हो जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर आएगा नहीं क्योंकि ये इक्का नहीं है, ये इक्का है। ये तो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा रखा था कि जब हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर ऑर्डर आना पॉसिबल है तो वो अपने आप आता है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसमें ऑर्डर आना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर इक्का आ रहा है तो यहाँ नॉन इक्का कैसे निकल आएगा? मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे हो सकता है। तो इसलिए दोनों इक्कों को एक साथ उठाएंगे, इसलिए ये 2C2 है। वापस यहाँ रेड है और यहाँ ब्लैक है, तो यहाँ पलट ही नहीं सकता। तो पहली जगह से इक्का उठाया 2C1, दूसरा ब्लैक से नॉन इक्का। ब्लैक कितने कार्ड होंगे? 24, मतलब नॉन इक्के वाले, उसमें से एक कार्ड उठाया, तो 24C1 प्लस ये वाला केस क्या हो गया? रेड में से नॉन इक्का 24C1 और ब्लैक में से एक कार्ड 2C1। ये ठीक है, ये भी होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये बचा दोनों जगह से इक्का, तो 2C1 इंटू 2C1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने दो केसेस बना लिए, या तो रेड और ब्लैक आया है, या एक रेड और एक ब्लैक आया है, या फिर दोनों रेड आया है। अगर दोनों रेड आया है तो क्या नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ही नॉन इक्के आ जाए, बाकी कुछ भी हो। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं
कि अगर दोनों रेड उठाया तो कितने तरीके, 26C2 माइनस दोनों ही नॉन इक्के आ जाए 24C2, इतने तरीके हो गए। या फिर प्लस एक रेड और एक ब्लैक उठाया तो 26C1 इंटू 26C1, इतने केसेस, और दोनों ही नॉन इक्के हो जाएं तो 24C1 24C1 होल डिवाइडेड बाई 52C2। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज थर्ड क्वेश्चन विच वाज कार्ड्स रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a die is rolled 3 times and the values obtained are given to parameters A, B, C respectively, and with these parameters a quadratic equation is formed, ax square plus bx plus c is equals to 0, then find the probability that roots of this equation are real। मतलब हमने क्या किया, एक डाई को रोल किया, मान लिया आउटकम 5 आया तो हमने यहाँ ए की जगह 5 लिख दिया, मतलब 5x²। फिर दोबारा रोल किया, मान लिया आउटकम 6 आया तो हमने बी की जगह 6 लिख दिया। फिर तीसरी बार रोल किया, आउटकम मान लिया 1 आ गया, सी की जगह 1 लिख दिया। फिर हमने देखा कि ये जो इक्वेशन बना 5x² + 6x + 1 = 0, इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रूट्स रियल हो जाए। तो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस, मतलब ए बी सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो सॉल्यूशन में सैम्पल स्पेस में ए बी सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 1 1 1 या फिर 1 1 2, ऐसे करके 6 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली सैम्पल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, ए को सेलेक्ट करने का 6 तरीका 6 तरीका 6 तरीका। तो दिस इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली सैम्पल पॉइंट्स विल बी 6 × 6 × 6 बराबर 6Q, इतने हो जाएंगे 6Q। अब इसमें से हमें फेवरेबल काउंट करने हैं। अच्छा, वो जो फेवरेबल काउंट करने हैं वो काइंड ऑफ हमें मैन्युअली ही काउंट करना पड़ेगा। तो फॉर रियल रूट्स, ठीक है, b² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4AC। ठीक है, b² 4AC से बड़ा होना चाहिए, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब 4AC से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम केसेस बना लेते हैं।
इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि जो 4AC है वो बेसिकली एक इंटीजर ही होगा एंड 4 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो 4AC की जो वैल्यू है वो कैसे काउंट कर सकते हैं कि जैसे मान लिया B की वैल्यू और 4AC की वैल्यू, ठीक है। B की वैल्यू मान लिया 1 है, तो 4AC ये ठीक है, हाँ 4AC की वैल्यू एंड यहाँ हम ले सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऐसे। तो अगर B का वैल्यू 1 है तो 4AC की वैल्यू कोई नहीं ले सकते, क्योंकि ये कम से कम इसकी वैल्यू 4 आएगी, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई 0। अगर B मैंने 2 लिया, ठीक है, तो B² चलो लेते हैं, कितना हो जाएगा 4। 4AC की वैल्यू 4 ही आ सकती है बस, क्योंकि 4AC बड़ा नहीं होना चाहिए और 4AC तो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 ही आ सकती है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई 1 व्हेन A बराबर 1 एंड C बराबर 1, यही पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। फिर 3 9 4 16 5 25 और 6 36 ऐसे आएगी, ठीक है। अगर B² 9 है तो 4AC की वैल्यू 4 भी आ सकती है और 4 का दूसरा मल्टीपल कितना है 8। 4 लाने के लिए एक वैल्यू आ सकती है A और C का, पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर A एंड C। 8 लाने के लिए AC का वैल्यू कितना होना चाहिए 2, तो उसमें 2 तरीके हो गए, क्योंकि 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, तो टोटल कितने तरीके हो गए 3। ऐसे अगर ये 16 हो जाए तो ये 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है एंड 16 हो सकता है। अब 4 और 8 के लिए तो हमने पहले से गिन रखा है 1 + 2। 12 का मतलब क्या है कि AC कितना होना चाहिए 3, तो 3 में भी 2 पॉसिबिलिटी आ गई 1 3 3 1, तो 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। 16 में 4AC अगर 16 है तो AC कितना हो सकता है 4। अब 2 नंबर A और C का प्रोडक्ट 4 कैसे कैसे हो सकता है, 1 4 4 1 2 2, तो 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3 2 5 2 7 और 1 8 तरीके हो गए। जब जो सम है वो 4 8 12 16 हो सकता है। अगर B का वैल्यू 5 लिया है 25 हो जाए, तो 4AC का वैल्यू 25 से छोटा छोटा क्या क्या हो सकता है 4 8 12 16 20 24, ठीक है। तो 4 8 12 16 के लिए तो 1 + 2 + 2 + 3, 4 8 12 16 के लिए तो ये हो गया। 20 कैसे आएगा, जब 4AC 20 हो जाए, मतलब AC जब 5 हो जाए, तो 5 तो एक ही तरीके से आ सकता, सॉरी 2 ही तरीके से आ सकता है, 5 1 और 1 और 5, ठीक है। उसके बाद अगर 24 है तो 4AC का वैल्यू 24 का मतलब क्या है AC का वैल्यू 6, तो 6 कैसे आ सकता है 1 6 6 1, 2 केसेस हो गया, 3 2 2 3, फिर 2 केसेस हो गया, तो टोटल कितना हो गया 4। तो यहाँ तक तो 8 2 10 4 14, ठीक है। अगर 36 है तो ये 4 8 12 16 20 24 28 32 36 ये हो सकता है, ठीक है। तो 24 तक तो हम काउंट कर ही चुके हैं, हाँ वो तो कितने हो गए 14 केसेस, ठीक है। उनको तो ऐसे लिखना 14 केसेस प्लस 28 का मतलब क्या है A और C का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 7। अगर 4AC 28 है तो A और C कितना होना चाहिए 7, वो हो नहीं सकता 0, प्लस अगर 32 है तो A और C कितना होना चाहिए 8। अब 8 कैसे आ सकता है 4 × 2 8, 2 × 4 8, बस 2 ही केसेस हैं। 36 का मतलब क्या है कि A और C कितना होना चाहिए 9, 9 3 × 3 करके एक केस से आ जाएगा।
तो विच इज़ इक्वल्स टू 14, 15, 16 और 1 17। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी, 17 + 14 + 8 + 3 + 1 + 0, ये हो जाएगा। तो 3 और 1 4, 8 4 12, और ये कितना हो जाएगा 12, और 14 कितना हो जाएगा 16, 26, और 7 33, और 10 43। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 43/6³ दैट इज़ 43/216। ये आंसर आ जाएगा इसका।